हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स। इस चैप्टर में हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। आज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का सेकंड पार्ट है। आज के लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे कि दरअसल में जब कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप्स लग जाते हैं या मान लो साइकिल आ जाती है तो उस कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को कैसे दिया जाता है। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के लिए रूल्स क्या होते हैं। साथ ही साथ ये पढ़ा था कि अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगे हैं तो उनके नाम कैसे दिए जाते हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के कुछ स्पेशल केस भी आज डिस्कस करेंगे, ऐसे केस जो कई बार बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि अगर डबल बॉन्ड सबसे पहले लगा है और ट्रिपल बॉन्ड बाद में लगा है तो नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड जहां से पास पड़ रहा है वहां से करेंगे या डबल बॉन्ड वाली जगह से करेंगे, या फिर दोनों एंड से एक जगह से डबल बॉन्ड पास आ रहा है एक जगह से ट्रिपल बॉन्ड पास आ रहा है तो इस केस में नंबरिंग कैसे करेंगे। ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहूंगा, ये ओवरऑल इस चैप्टर का ना फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर क्यों है? क्योंकि शुरुआत के दो लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत ही फंडामेंटल लेवल की चीजें डिस्कस करी थी और अगर आपके वो फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो लेट मी टेल यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको हमेशा परेशान करेगी। जैसे एक बात बताता हूं मैं, अगर आप फंडामेंटल में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कभी भी एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना होता है हमें तो हमारे पास रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके हैं और साथ ही साथ उसका बॉन्डिंग का नेचर कैसे होता है, उसके स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करे जाते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। अब नोटिस करना, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी में शुरुआत में यही चीजें बताई गई हैं और सिर्फ एनसीईआरटी में ही नहीं, मतलब जो शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट बुक्स हैं जैसे सोलोमन फ्राइल हो गई या फिर मान लीजिए मॉरिसन बॉयड हो गई, उनमें भी शुरुआत में आपको यही चीजें दिखाई गई हैं, सिखाई गई हैं। क्यों? क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एवरी सिंगल टीचर नोज कि यार ये चीजें कमांड करना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बट कई बार बच्चे उस पर कमांड नहीं करते और इसी वजह से आप स्ट्रगल करते रहते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहां आई बटन पे दे दूंगा ताकि आप आराम से उस पर विजिट करके अच्छे से देख लो, समझ लो अगर उसको वो चीजें आपको नहीं आती हैं, और अगर आती हैं तो अपना आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं फटाफट। हम लोग कहानी पढ़ने वाले मेरे बच्चे कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करने के साथ। पर किसी भी कंपाउंड का अगर आपको नोमेनक्लेचर देना है तो आप सबसे पहले इन 3 स्टेप्स को फॉलो करोगे। सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें पैरेंट चेन आइडेंटिफाई करनी है रूल्स के अकॉर्डिंग। ये रूल्स यहां पर लिखे हैं, अभी इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। रूल्स टू फाइंड पैरेंट चेन, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पैरेंट चेन आइडेंटिफाई करनी है। पैरेंट चेन एक बार मिल गई तो पैरेंट चेन में कार्बन से अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर अलग अलग कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये आप आइडेंटिफाई करना कि क्या दे रखा है वहां पर। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट हमने पैरेंट चेन ढूंढ ली, फिर पैरेंट चेन में जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं फंक्शनल ग्रुप्स उनको आइडेंटिफाई करेंगे, हम पहचानेंगे क्या क्या है वो और कहां कहां लगे हैं। तीसरी चीज, फिर उसके बाद हम लोग नंबरिंग करेंगे पैरेंट चेन के कार्बन्स की, और नंबरिंग करने के भी रूल्स होते हैं। एक बार आपने इन सबको फॉलो कर लिया तो हमें रिजल्ट बड़े आराम से मिल जाएगा। फिर हम इसके बाद बस आईयूपीएसी नेम देंगे और आईयूपीएसी नेम देने के लिए एक पैटर्न होता है जिसे हम बोलते हैं सिंटेक्स, ठीक है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के सिंटेक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें मेरे बच्चे, या सिंटेक्स का मतलब है जो बच्चे इस पूरे लेक्चर के सीरीज को फॉलो करते हैं और उन्हें पता है सिंटेक्स का मतलब होता है एक पैटर्न। जैसे अगर हम लोग बात करें सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है तो उनका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। तो किसी भी पर्सन का जब हम पूरा नाम बोलते हैं तो पैटर्न में बोलते हैं। सबसे पहले उनका जो इंडिविजुअल नाम है वो बोलते हैं, फिर उनके फादर का नाम बोलते हैं और फिर उनका सरनेम बोलते हैं। या अगर हम लोग अपने इंडिया के साउथ में बात करें तो साउथ में तो कई बार शायद गांवों के नाम भी वहां पर इस्तेमाल करे जाते हैं, पर रियलाइज करो ये एक पैटर्न होता है। तो इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब भी आपको आईयूपीएसी नेम देना है तो आपको कुछ चीजों को एक सर्टेन पैटर्न में रखना होगा, एक फॉलो ऑर्डर करना होगा। और वो ऑर्डर कुछ इस तरह का होता है कि सबसे पहले मेरे बच्चे आप सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम देते हो, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम दोगे। अब सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे पहले नाम दे रहे हो तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है प्रीफिक्स, मतलब ये सबसे पहले लगेंगे। फिर एक बार सारे प्रीफिक्स खत्म हो जाएं, आपने सबका नाम दे दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो उसके बाद आता है मेरे बच्चे रूट वर्ड। रूट वर्ड हमें यह बताता है कि हमारे कंपाउंड की पैरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है। एक कार्बन होगा तो मेथ, 2 तो एथ, 3 तो प्रोप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट। आई एम बड़ी मशहूरी आपको याद होगा। फिर इसके बाद मेरी जनता आप बोलोगे प्राइमरी सफिक्स, कि प्राइमरी सफिक्स क्या है। प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है कि कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन बोलोगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन बोलोगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन बोलोगे, और हो सकता है
डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ दे रखे हो तो आप इन पहले लिखोगे और आइन हमेशा बाद में, क्योंकि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हो जब कभी भी कोई भी कंफ्यूजन होता है किसी भी चीजों का नाम देने में। फिर इसके बाद मेरे बच्चे आप सेकेंडरी सफिक्स लिखोगे। अब जिन बच्चों को नहीं पता कि सेकेंडरी सफिक्स में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बच्चे फंक्शनल ग्रुप को। जगह की कमी की वजह से शॉर्ट फॉर्म में एफजी लिख दे रहा हूं मैं। रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन होंगे पैरेंट चेन में, नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन। और प्रीफिक्स में मेरे बच्चे अपन बात करेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स जितने भी आने वाले हैं उनके बारे में। तो इस तरह से हम लोग पूरे के पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दे पाएंगे इन तीन स्टेप को फॉलो करके। इन तीन स्टेप में सबसे पहला स्टेप क्या है, पैरेंट चेन को हमें फाइंड आउट करना है। पैरेंट चेन को फाइंड आउट करने के रूल हम लोगों ने पढ़े थे कि पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप जरूर आना चाहिए। अगर पैरेंट चेन में मतलब अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो पैरेंट चेन में उसे जरूर इन्वॉल्व करना है। ऐसा कभी नहीं कर सकते कि आप कंपाउंड में पैरेंट चेन ना लो, मतलब कंपाउंड में पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप ना लो, हमेशा लेना होगा। ये सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है आपकी। दूसरा, पैरेंट चेन में जरूर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। पैरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट्स और साइड चेन जरूर होनी चाहिए। और सबसे लास्ट है, नंबर ऑफ कार्बन पैरेंट चेन में मैक्सिमम होने चाहिए। ये सारे रूल्स कलेक्टिवली फॉलो होने चाहिए। हाँ, पर अगर मान लो किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप नहीं है बट डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको एक बात याद रखनी है कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जरूर लेना है आपको। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ मान लो लेट से किसी कंपाउंड में ऐसा हुआ कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो आपको सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन लेनी होगी। और साथ ही साथ कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट भी आपको चाहिए होगी। इसमें आपको याद होगा मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आपको करवाया था। मैंने पूछा था कि ये स्ट्रक्चर अगर है तो इस स्ट्रक्चर का आपको पैरेंट चेन ढूंढना है। अब जो बच्चे पैरेंट चेन ये सोचते हैं कि लॉन्गेस्ट है, तो वो ऐसा सोचते हैं, कई बार थॉट प्रोसेस यहां पे डालते हैं कि यार 5 कार्बन यहां पर भी हो जाएंगे तो ये हमारी पैरेंट चेन हो गई, क्योंकि अगर हम ऊपर भी गए यहां से तो भी 5 ही कार्बन होंगे। तो उन्हें लगता है कि पैरेंट चेन अब दोनों जगह से 5-5 कार्बन की आ रही है तो कोई भी ले सकते हैं। जवाब है नहीं मेरे बच्चे, कोई भी नहीं ले सकते आप। दरअसल में कहानी ये है कि अगर आप, मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूं, अगर आप स्ट्रेट चेन को 5 कार्बन की पैरेंट चेन मानोगे तो हमारे पास इस पैरेंट चेन में साइड में बस एक ही चेन लगी है, तो ये पूरी एक बड़ी सी चेन काउंट करी जाएगी एक सिंगल साइड चेन की तरह, क्योंकि पैरेंट चेन के अगल बगल आजू बाजू जो भी चीजें लटकी पटकी हैं उन्हीं को आप साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट मानोगे। तो ये आपका एक पूरा ग्रुप लटका हुआ लंबा चौड़ा सा, इसे आप एक साइड चेन मानोगे। पर अगर मेरे बच्चे किसी स्टूडेंट ने 5 कार्बन की चेन ऊपर चूज कर ली ऐसे, तो आप देखो चेन में साइड में यहां पर भी कुछ लटक रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी, तो बेसिकली में यहां पर 3 साइड चेन्स हैं। ये बात अपने दिमाग में बैठा ली, या ये दरअसल में आपको एग्जाम्पल के थ्रू शो करके समझाए जाने का तरीका है। आप यहां पर 3 साइड चेन ढूंढ सकते हो। अगर आप ऊपर गए, सामने जाते तो बस एक ही साइड चेन मिलती। आप सामने जाकर ये नहीं बोल सकते थे कि किसी बच्चे का ज्यादा ऊपर दिमाग चल रहा है और वो कह रहा है कि सर अगर अपन ये पैरेंट चेन ले लें तो ये एक साइड चेन मान ले, ये एक साइड चेन मान ले, ये एक साइड चेन मान ले। नहीं 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 नहीं, आप नोटिस करो, ना तो ये कार्बन डायरेक्ट पैरेंट चेन से जुड़ा है, ना ये कार्बन डायरेक्ट पैरेंट चेन से जुड़ा है। किसी भी साइड चेन को या किसी भी सब्स्टिट्यूएंट को डायरेक्ट पैरेंट चेन के कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो देखो ये पूरा ग्रुप इस कार्बन के थ्रू पैरेंट चेन से जुड़ा है, ये इस अपने खुद ही कार्बन के थ्रू पैरेंट चेन से जुड़ा है, और ये भी पैरेंट चेन से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए दोनों जगह से नंबर ऑफ कार्बन तो 5 है पैरेंट चेन में, पर सही जो चेन है, सही जो पैरेंट चेन है वो मानी जाएगी जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। तो ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट क्योंकि ऊपर वाली चेन में, तो इसलिए इसे पैरेंट चेन माना जाएगा। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है, ये पैरेंट चेन नहीं है, ये पैरेंट चेन है। ठीक है, तो याद रखना कि कैसे हमें इन रूल्स को फॉलो करना होता है, और बहुत डिटेल में बताया है प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने मिस करा हुआ है तो जरूर से जाके देख लो। ठीक है, आई बटन पे लिंक दे दूंगा मैं आपको, मैंने पहले बोल दिया है। चल अब यार देखो, आज के लेक्चर में अपने को मेन ध्यान रखना है फंक्शनल ग्रुप का। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और ये फंक्शनल ग्रुप आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में बताए गए और इनके यहाँ पर सफिक्स नेम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका फॉर्मूला ऐसे होता है COOH। फिर हमारे पास सल्फोनिक एसिड है। ठीक है, अच्छा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका सफिक्स नेम हम ओइक एसिड इस्तेमाल करते हैं। कुछ स्पेशल केस में हम कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल करेंगे। किस केस में करेंगे आज के लेक्चर में बता दूंगा। और ऐसे हमारे पास सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड का सफिक्स नेम सल्फोनिक एसिड ही है। एस्टर है हमारे पास, एस्टर्स को पहचान लो। एस्टर्स कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही दिखते हैं, बस एक छोटा सा फर्क होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का O डेफिनेटली H से बॉन्डेड है,
पर एस्टर के O ओपन होते हैं कार्बन की चेन से जोड़ने के लिए। आप इस O के आगे एक कार्बन भी लगा सकते हो, 2 कार्बन की चेन भी लगा सकते हो, 3 की भी लगा सकते हो। इस चेन में आप कोई और छेड़खानी भी कर सकते हो। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें COO ग्रुप तो है पर कार्बन के पीछे भी एक बॉन्ड ओपन है जहां पे आप कार्बन की चेन कनेक्ट कर सकते हो और O के आगे भी कार्बन की चेन कनेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे स्ट्रक्चर को मेरे बच्चे बोला जाता है एस्टर्स। बहुत ही यूजफुल होते हैं। जितने भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनकी जो फ्रूटी स्मेल होती है इन्हीं एस्टर्स की वजह से आती है। जैसे एप्पल का एक सर्टेन टाइप का स्मेल है ना, बनाना की अपनी एक सर्टेन टाइप की स्मेल होती है, ऑरेंज की एक पर्टिकुलर टाइप की स्मेल होती है, ठीक है। तो ये सारी स्मेल्स दरअसल में उन्हीं एस्टर्स की वजह से आती है और इन्हीं एस्टर्स को आर्टिफिशियली बनाकर हम लोग ना वो एसेंस बनाते हैं। जो नहीं हम लोग, आपने सुना होगा बेकिंग वगैरह में बहुत इस्तेमाल करते हैं एसेंस का, कि हम लोग वनीला एसेंस यूज कर लेते हैं या फिर हम लोग क्या नाम है ऑरेंज स्मेल करने वाला एसेंस इस्तेमाल कर लेते हैं। तो किसी भी फ्रूट की स्मेल को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, रेप्लिकेट करना है आर्टिफिशियली, तो आप उस एस्टर को बना लोगे आर्टिफिशियली जो दरअसल में उसके अंदर यूज हुआ है। तो देखो ये आपको एस्टर का एक स्ट्रक्चर दे रखा है ऐसे ही, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया, ये एस्टर हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। फिर ऐसे ही अपने पास मेरे बच्चे आगे आएगा दरअसल में एसिड हैलाइड्स। वैसे एसिड हैलाइड में यहां पर Cl की जगह कोई भी हैलाइड आ सकता है, फ्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है, ठीक है। यहां पर बस रिप्रेजेंट कर दिया है कि Cl लगा हुआ है। पर यहां पर मैं बात मेंशन कर देता हूं कि Cl की जगह पर दरअसल में कोई भी हैलाइड आ सकता है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर दिखता कैसे है? ये देखो एक ओपन बॉन्ड है, इस ओपन बॉन्ड के इधर कार्बन है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है और यहां पर इससे Cl बॉन्डेड है। पर इस Cl की जगह आप Br भी ले सकते हो, I और F भी ले सकते हो। तो हम ये बोल सकते हैं इन प्लेस ऑफ Cl वी कैन यूज Br, F और I। आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका सफिक्स नेम इस्तेमाल होता है ऑयल हैलाइड। अब अगर यहां पर मान लो Cl लगा है, अच्छा ऑयल हैलाइड जनरल नाम है, आप हमेशा ऑयल हैलाइड इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर यहां पर Cl लगा हुआ है तो आप इसे ऑयल क्लोराइड बोलोगे। अगर यहां F लगा है तो ऑयल फ्लोराइड बोलोगे। अगर Br लगा है यहां पर तो ऑयल ब्रोमाइड और आयोडीन लगा है यहां पर इसकी जगह पर तो आप ऑयल आयोडाइड बोलोगे। अच्छा, मैंने एस्टर का नाम क्यों नहीं बताया? वैसे एस्टर का सफिक्स नेम O8 होता है। एस्टर के नाम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे अपन बच्चे, क्योंकि एस्टर को नाम देने के तरीके ही काफी अलग है, ठीक है। तो उन्हें बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। फिर हमारे पास अमाइड आ जाता है। अमाइड में CO वाले कार्बन से NH2 जुड़ा होता है। कई बार इस हाइड्रोजन को हटाकर कोई एल्किल ग्रुप भी आप लगा सकते हो, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेट होगा। इसे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे अपन, क्योंकि ऐसे कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर थोड़े से अलग रूल्स को फॉलो करते हैं तो उन्हें अलग से पढ़ा जाएगा। पर ये हमारे पास एक सबसे सिंपल फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड इसे बोलते हैं और इसका सफिक्स नेम अमाइड भी है। सबसे कॉमनली तो हम अमाइड इस्तेमाल करेंगे, कुछ स्पेशल केस में कार्बोक्सामाइड इस्तेमाल करेंगे। ये कब करेंगे इसके बारे में आज ही के लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा, बड़े आराम से समझ में आ जाएंगी चीजें। फिर CN अगर हमारे पास ग्रुप आया, अच्छा इन सारे ग्रुप्स के पीछे देखो कभी कभी बॉन्ड खाली छोड़े गए। इन बॉन्ड के खाली छोड़ने का मतलब क्या है? इन बॉन्ड के खाली छोड़ने का मतलब है कि ये पूरा ग्रुप इस एटम्स के थ्रू ही किसी और पैरेंट चेन के कार्बन से जाकर जुड़ेगा। तो इसलिए इन बॉन्ड्स को खाली छोड़ा गया है आपको ये सिग्निफाई करने के लिए कि यहीं से चीजें जाकर आगे कहीं पर जुड़ने वाली हैं। फिर अपने पास मेरे बच्चे CHO आएगा। CHO जिसे हम एल्डिहाइड बोलते हैं, तो इसका सफिक्स नेम अल है। कुछ स्पेशल केस में कार्बल्डिहाइड आएगा। फिर हमारे पास कीटोन है। कीटोन और CHO में एक फर्क होता है, मतलब कीटोन और CHO में सिमिलैरिटी भी होती है, एक फर्क भी होता है। CHO में ये जो कार्बन है जिससे डबल बॉन्ड O जुड़ा है, इससे पक्का हाइड्रोजन जुड़ा होगा, लेकिन कीटोन में CO वाले कार्बन के दोनों तरफ बॉन्ड्स ओपन रहते हैं। फिर अगला अपने पास हो जाएगा अल्कोहल, OH आएगा, तो इसका सफिक्स नेम ऑल है। SH का थायोल हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नाम हम लोग फटाफट प्रैक्टिस करते हैं जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़े थे। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर हमारे कंपाउंड के अंदर आ जाते हैं तो उसके नाम कैसे देते हैं। तो देखो इस केस में ना हम लोगों ने जो फर्स्ट इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि अगर सिर्फ डबल बॉन्ड आ रहा है, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो नाम कैसे देते हैं। आज हम ये भी देखेंगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों अगर एक साथ आ गए तो नाम कैसे दोगे। तो देखो इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ हैं। अच्छा, हमारी किस्मत अच्छी है कि यार मेरे बच्चे, पहली बात तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इसमें कार्बन कहां पर है पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कार्बन तो ये है, ये लाइन टेढ़ी इस पॉइंट तक गई है, तो आपको पता है कि ये लाइन एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है और ये कार्बन आगे कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, यानी यहां पर भी एक कार्बन है। फिर इस कार्बन के आगे से टेढ़ी लाइन गई है और यहां पर से बेंट हुई है, तो इसका मतलब है इस लोकेशन पर भी एक कार्बन होगा, फिर यहां पर एक कार्बन होगा। पर बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड छोटा बना होता है
तो इसका मतलब होता है ये सिंबलाइज करना कि इस ट्रिपल बॉन्ड के पहले भी एक कार्बन होगा और आगे भी एक कार्बन होगा। फिर इस कार्बन के आगे एक कार्बन गया है तो ये CH2 आ गया, पूरा स्ट्रक्चर बन गया मेरे बच्चे। अब देखो इसमें इन सारे कार्बन के साइड में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या चेन वगैरह नहीं लगी है अदर देन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को पूरे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में कभी नाम देते ही नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि अगर किसी भी कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्टेट यानी 4 बॉन्ड नहीं बन पा रहे हैं तो वो बचे हुए बॉन्ड हाइड्रोजन ही फुलफिल करेगा। जैसे देखो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, एक कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड बनाना जरूरी होता है। तो अगर इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए स्ट्रक्चर में पर 2 बॉन्ड अभी बचे हैं तो वो अंडरस्टूड है वो हाइड्रोजन ही फुलफिल करेगा। पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में हाइड्रोजन को हम नाम ही नहीं देते मेरे बच्चे, क्योंकि हमें अंडरस्टूड रहता है। अब इस कंपाउंड में पेरेंट चेन ढूंढनी है तो पेरेंट चेन तो यही सीधी वाली हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है हमें नंबरिंग कहां से करनी है, तो नंबरिंग मेरे बच्चे हम लोग वहां से करेंगे जहां से कोई सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ जाए। अब वो तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यार नंबरिंग अगर यहां से करी तो पहली बार ट्रिपल बॉन्ड 4th कार्बन पे आएगा, पर अगर यहीं से नंबरिंग कर लें तो डबल बॉन्ड सीधे 1st कार्बन पे आ जाएगा। तो मेरी जनता अपन नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर देंगे, और अगर हम लोगों ने नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर दी मेरे बच्चे, ठीक है, तो देखो 1st कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 4th कार्बन पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो अब इसे नाम देना है तो इस कंपाउंड के पेरेंट चेन वाले कार्बन में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाए, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाए तो प्रीफिक्स यानी सबसे पहले जो चीजों का नाम आता है, क्लोरो का, ब्रोमो का, आयोडा का, उनका नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे रूट वर्ड पे जा सकते हो। 8 कार्बन का रूट वर्ड होता है ऑक्ट। अब इसमें पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है और 4th कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप ऑक्ट के बाद बोलोगे 1 पे लगा है इन और 4 पे लगा है मेरे बच्चे आइन, ठीक है। तो आपका आईयूपीएसी नेम इस कंपाउंड का हो जाएगा ऑक्ट 1 इन 4 आइन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वो पॉइंट ये है मेरे बच्चे कि जब कभी भी इन के बाद आइन आता है, इन के बाद अगर आइन आ रहा है यानी इन की स्पेलिंग के ई के आखिर में या ई के बाद वाई या कोई वॉवेल आ रहा है, वाई या फिर कोई वॉवेल, तो आप इस ई को हटा देते हो। मतलब कोई भी वॉवेल आए, वाई तो वैसे कॉन्सोनेंट है पर वाई के लिए भी बात बोली जाती है कि अगर इन की स्पेलिंग के आगे कोई भी वॉवेल आ रहा है, किसी भी वॉवेल से आने वाला नाम आ रहा है या फिर मान लो वाई आ रहा है, तो आप इस इन के ई को हटा दोगे। पर यहां जैसे मान लो डाई आइन आता तो डी तो एक कॉन्सोनेंट है ना, तो यहां पर फिर पूरा इन की स्पेलिंग लिखे रहते थे। ये क्यों हुआ है जैसे नहीं, ये थोड़े रूल्स हैं, जैसे अपन हिंदी में करते हैं ना संधि और संधि विच्छेद, उसके रूल होते हैं, कुछ वैसे ही रूल्स हैं। तो इन रूल्स को ध्यान रखना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ऑक्ट 1 इन 4 आइन। अच्छा, इन को ही पहले हमने नाम क्यों दिया, आइन को क्यों नहीं, जबकि आइन में तो ट्रिपल बॉन्ड है। उसे इसलिए नहीं दिया मेरे बच्चे नाम, क्योंकि हम लोग नाम जब भी देते हैं अगर 2 सेम चीजें हैं तो भी उनके नाम ना, मतलब जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड्स हैं तो उनके नाम जब भी दिए जाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग देते हो। तो यहां इन है वहां आइन है, इसलिए आपने इन को पहले नाम दिया और आइन को बाद में। अब यहां पे इंटरेस्टिंग केस देखना, ये केस, इस केस में क्या हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ रहा है और डबल बॉन्ड कहीं आगे आ रहा है, जबकि यहां पर डबल बॉन्ड पहले आ गया था। तो कई बार बच्चों को ऐसा लगता है अच्छा सर ने डबल बॉन्ड को नंबर पहले दिया था तो यहां पर भी वो नंबरिंग यहां से करने लगते हैं। वो कहते हैं अच्छा डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। नहीं मेरे भाई, क्योंकि यहां पे ट्रिपल बॉन्ड ही सबसे पहले कार्बन पे आ गया है, तो भले चाहे आपको लेफ्ट साइड से नंबरिंग करनी पड़े, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पर है या ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ रहा है, तो आप नंबरिंग वहीं से करोगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ जाए। क्योंकि नंबरिंग के लिए रूल क्या है, नंबरिंग के लिए रूल ये है कि हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्हें लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो अगर मान लो मैं एक बार नंबरिंग लेफ्ट से करता हूं और एक बार राइट से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जितने भी हमारे एक्चुअल में लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट है, जितने भी लोकेंट्स है, लोकेंट्स का मतलब क्या, सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, फंक्शनल ग्रुप हो गए और डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो गए। तो जितने भी लोकेंट्स हैं यानी जिनकी लोकेशन आपको ढूंढनी है, अगर आप लोएस्ट अपने लोकेंट्स का लोएस्ट सेट बना पाए या उनका सम लोएस्ट कर पाए तो वही नंबरिंग सही मानी जाएगी। तो या तो इस पूरे पैरेंट चेन में हम लोग लेफ्ट से नंबरिंग करें। अच्छा, पैरेंट चेन तो यही रहेगी क्योंकि कोई भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट वगैरह तो है नहीं, कार्बन की पूरी चेन है, उससे ज्यादा लगे तो हाइड्रोजन लगे, ठीक है। तो अगर मैंने लेफ्ट से नंबरिंग करी तो नोटिस करना पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और 5th कार्बन पे एल्कीन आ रहा है, तो लेफ्ट से नंबरिंग करने पर 1 + 5 हम लोग करेंगे सम निकालने के लिए, तो 6 आएगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, लोकेंट्स जो हैं यानी जिनके हमें लोकेशन ढूंढनी है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने के लिए, उनकी लोकेशन का नंबर हम ऐड करते हैं लोएस्ट सम रूल में। तो हमने इनको ऐड कर दिया। मान लो अच्छा एक बार हम लोग राइट से नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है,
तो अगर हम लोग राइट से नंबरिंग करें तो राइट से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। और अगर हम लोगों ने ऐसा करा, राइट से अगर नंबरिंग करी राइट से लेफ्ट, तो हमारा पहला डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड 7 पे आ रहा है, तो हमें लोकेशन मिली 3 और 7, इनको ऐड करा तो 10 आ रहा है। तो लेफ्ट से राइट नंबरिंग करने पर जो लोकेंट्स हैं जिनकी लोकेशन हमें ढूंढनी है नाम देने के लिए, उनका सम आ रहा है 6 और राइट से लेफ्ट के लिए आ रहा है सम 10। तो हमें पता है कि लोएस्ट सम रूल ये बोलता है कि जिनमें लोकेंट्स कम नंबर का सम देंगे वही हमारा सही दरअसल में नंबरिंग करने का तरीका है, यानी ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग गलत है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग ये ब्लू कलर वाली नंबरिंग हटा दे रहे हैं, अब हमें नाम देना है बस। तो नाम तो बड़े आराम से दे लेंगे, अब इसका बड़ा सिंपल है। नाम क्या आ जाएगा, 1, हमारे पास 8 कार्बन है तो ऑक्ट हो गया। पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है और फिफ्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड है, भले चाहे फिफ्थ कार्बन की लोकेशन मतलब डबल बॉन्ड की लोकेशन बाद में, पर आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करने के लिए 5 पे इन बोलोगे और 1 पे आइन बोलोगे मेरे बच्चे। अब क्योंकि इन की स्पेलिंग में लास्ट में जो ई आएगा वो हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद वाई आ रहा है, तो वाई या कोई भी वॉवेल आए यानी ए ई आई ओ यू या वाई अगर आए तो आप इन की स्पेलिंग का ई मेरे बच्चे हटा दोगे, तो ये अपना नाम हो गया ऑक्ट 5 इन 1 आइन। ये इस कंपाउंड का आईपीसी नेम हो गया। ये इंटरेस्टिंग केस है। इस केस में अगर आप ध्यान से देखो, अगर आईपीसी नॉमेनक्लेचर आप करने जाओगे तो पेरेंट चेन तो आपको ढूंढने में कोई झमेला नहीं है। अभी मैंने पेरेंट चेन का झमेला जितना देना था ना पिछले लेक्चर में दिया है, तो अगर पेरेंट चेन को अगर आपको कंफर्टेबली अंडरस्टैंड करना है तो पिछले लेक्चर से देखो चीजें, अगर नहीं तो आज भी हम लोग कुछ और पेरेंट चेन को भी पकड़ेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग है। पर अभी मेरा इंपॉर्टेंट काम है आपको ये बताना कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर एक ही कंपाउंड के अंदर आ गए तो उनका नाम कैसे दोगे आप। आपने इसको पकड़ा तो अब देखो यहां पर पेरेंट चेन तो सीधे यही हो जाएगी पूरी। अब नंबरिंग कहां से करनी है, लेफ्ट से या राइट से। तो मान लो मैंने लेफ्ट से करी तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है सेकंड पे और डबल बॉन्ड आ रहा है 5 पे। अच्छा कोई ये भी बोल सकता है सर ये 3 और 6 क्यों नहीं ले रहे आप, क्योंकि एक्चुअल में जब भी ट्रिपल या डबल बॉन्ड आएंगे दो कार्बन के बीच में ही आएंगे, यानी दो नंबर्स के बीच में ही आएंगे, उसमें से छोटा वाला नंबर हमेशा लिया जाता है, ये रूल है। तो इसलिए आप यहां पर भी लोगे 2 और यहां पर लोगे 5। तो अगर आप मेरे बच्चे लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर रहे हो तो आपका डबल बॉन्ड की लोकेशन आ रही है 2 और ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन आ रही है 2 और डबल बॉन्ड की आ रही है 5। इनका सम आपने करा तो इनकी लोकेशन का सम अगर आपने करा तो वो आ रहा है 2 + 5 7। मान लो अगर यही हम लोग राइट से लेफ्ट करें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, तो आप नोटिस करो अब राइट से लेफ्ट अगर हम जा रहे हैं तो डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड फिफ्थ कार्बन पे आ रहा है, यानी राइट से लेफ्ट में भी 2 + 5 भी बन रहा है। तो अब इन दोनों केसेस में जो लोएस्ट सम रूल है, जिसे आप लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट भी बोल सकते हो, वो फेल हो जा रहा है क्योंकि दोनों साइड से नंबरिंग सेम आ रही है। बस ऊपर ट्रिपल बॉन्ड का नंबर 2 है और डबल बॉन्ड का 5, नीचे डबल बॉन्ड का लोकेशन 2 है और ट्रिपल बॉन्ड का 5। अब ये तो यार जद्दोजहद हो गई, अब क्या करें यार, दोनों जगह से नंबरिंग तो सेम आ रही है। तो आईयूपीएसी ने इसके भी रूल दिया, आपको याद होगा पहले भी अपन ने पढ़ा है, अगर लोकेंट्स की यानी जिन चीजों का हमें नंबर देना है उनका दोनों एंड से पोजीशन सेम आने लगे तो फिर वो नंबरिंग सही मानी जाती है जिसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाली चीज को कम नंबर मिले। तो अल्फाबेटिकली इन पहले आता है तो इन को हम चाहेंगे कम नंबर मिले। अब यहां पर ये जो इंफॉर्मेशन है यहां पर ये थोड़ा आपका फोकस डिमांड करती है और मुझे पता है क्योंकि अब तक लगभग मोटा माटी तौर पर अगर मैं बताऊं 15-20 मिनट हो चुके होंगे और आप लोग मतलब थोड़ा थोड़ा झूमने लगे होंगे, मतलब फोकस आपका इधर उधर बत्ती बुझाने लगा होगा अपनी। तो देखो मैंने आपको पहले भी बोला यार, फोकस एक ऐसी चीज है जिस पर सबसे पहले एज अ स्टूडेंट आपको कमांड करना है। आपने एक बार फोकस अपना एडजस्ट कर लिया, सबसे पहले देखो सबसे पहले माइंडसेट कि आपको क्यों ये सारी चीजें करनी है वो बड़ा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरी चीज फोकस। तो यार फोकस अगर आपका बुझ रहा तो बत्ती जला लो और स्टूडेंट बात करो, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कभी भी दोनों एंड से नंबरिंग करने पर अलग अलग लोकेंट्स की नंबरिंग सेम आ रही है तो नंबरिंग वो सही मानी जाएगी जहां से अल्फाबेटिकली पहले आने वाला जो लोकेंट है उसकी लोकेशन कम रहे, यानी उसका नंबर कम रहे। तो इन अल्फाबेटिकली आइन से पहले आता ना, इन की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है और आइन की वाई से। तो इन को हम कम नंबर देना चाहेंगे तो कम नंबर मिल रहा है जब हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो इस बार राइट से लेफ्ट वाली नंबरिंग सही लेंगे और ये नंबरिंग गलत है। तो अब इसको नाम देना है तो रूट वर्ड हमारे पास 7 कार्बन है तो हेप्ट बोलेंगे, सेकंड कार्बन पे इन है तो इन। अब क्योंकि इन के आगे आई इस्तेमाल करने वाले हैं तो ये ई जो है ना इन का ये हटा देंगे, ये हम याद रखेंगे। और बाद में आएगा 5 और यहां पर आ जाएगा आइन, तो ये हमारा इस कंपाउंड का पूरा आईयूपीएसी नेम हो जाएगा हेप्ट 2 इन 5 आइन। चलो
अब हम आ जाते हैं उन कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे जिनमें फंक्शनल ग्रुप भी इन्वॉल्व है। तो फंक्शनल ग्रुप पहले पहचानना जरूरी होता है अपने लिए। ये पहचान पा रहे हो, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, पहचान गए होगे फंक्शनल ग्रुप सी ओ एच है ना, पहचान गए। अब इसमें देखो पैरेंट चेन अपने को ढूंढनी है, तो पैरेंट चेन में अपने को फंक्शनल ग्रुप जरूर लेना है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर जरूर लेना है तो ये वाली पैरेंट चेन, ये वाली पैरेंट चेन में ये कार्बन तो पक्का आना चाहिए, फिर ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, मतलब 5, ये पूरी अपन पैरेंट चेन बना लेंगे। ठीक है, तो पैरेंट चेन मिल गई, तो ये कार्बन हमारा पैरेंट चेन में आएगा, ये हो गई साइड चेन। तो मैंने कहा था सबसे पहले पैरेंट चेन ढूंढ लिया आपने, फिर आप आइडेंटिफाई करो कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप लगे। CH3 सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये CH ऐसे आपको खुले खुले बनाए गए, पर है तो CH3, ये Br है और ये COH है, तो आपने आइडेंटिफाई करा फंक्शनल ग्रुप है COH, एक सब्स्टिट्यूएंट है Br और एक है हमारा CH3 जिसे हम मेथिल भी बोलते हैं। अब हमें दूसरा काम करना है, हमने सॉरी थर्ड स्टेप जिसमें हमें इसको नंबरिंग देनी है। नंबरिंग कैसे देंगे, तो याद रखना नंबरिंग के लिए रूल ये होता है मेरे बच्चे, अगर मान लो कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप आ गया, अभी तक जितनी भी प्रैक्टिस करी उनमें किसी में फंक्शनल ग्रुप नहीं था, अब आ गया, अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन उसको सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, सबसे लोएस्ट नंबर। ठीक है, तो यार COH के कार्बन को सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो आपने इसे बोला नंबर 1, फिर इसे नंबर 2, इसे नंबर 3, इसे नंबर 4, इसे नंबर 5। तो अब ये जो हमारे ग्रुप्स हैं जैसे Br और CH3, ये हमारे अब सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, और आपको याद होगा नाम देते टाइम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम दिया जाता है। और सब्स्टिट्यूएंट मेरे बच्चे यहां पर कौन है, एक है मेथिल और एक है ब्रोमो। मेथिल लगा है 4 पे और ब्रोमो लगा है 2 पे, तो दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक मेथिल एक ब्रोमो। तो मेथिल की स्पेलिंग M से स्टार्ट होती है, ठीक है, और ब्रोमो की स्पेलिंग B से स्टार्ट होती है। तो हमें पता है सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे अपन, भले चाहे मेथिल का नंबर 4 है और ब्रोमो का नंबर 2 है, तो अपन 2 ब्रोमो बोलेंगे, फिर 4 मेथिल बोलेंगे, यहां पे सब्स्टिट्यूएंट खत्म। फिर आएगा हमारा रूट वर्ड, तो 5 कार्बन का रूट वर्ड होता है पेंट। अब सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करेंगे हम लोग, और पहले कार्बन पे ओइक एसिड है, तो 1 ओइक एसिड बोलो या सिर्फ ओइक एसिड बोलो तो भी चलेगा, मतलब 1 नहीं लिखोगे तो भी चलता है। मतलब अगर हमारा कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे लगा है, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे, तो आप उसका नंबर अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है यूपीएससी में, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, एन की स्पेलिंग भी ई पे खत्म हो रही है और उसके आगे एक वॉवेल आ रहा है, तो आपको एन की स्पेलिंग में से भी मेरे बच्चे ई लास्ट वाला हटाना पड़ेगा। तो ये इस कंपाउंड का पूरा आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 मेथिल पेंटेन ओइक एसिड बोल दो या पेंटेनोइक एसिड बोल दो, पेंटेन 1 ओइक एसिड बोल दो या पेंटेनोइक एसिड बोल दो, दोनों चलेगा। ठीक है, चलो ऐसे ही आगे। अब ये कंपाउंड आ गया बॉन्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में, इसका आईयूपीएसी नेम अपने को देना है। सबसे पहले पैरेंट चेन ढूंढेंगे अपन। पैरेंट चेन क्या हो गई, यहां पर ये कार्बन, यहां पर भी एक कार्बन है, यहां पर भी एक कार्बन है, यहां पर भी एक कार्बन है, यहां पर भी एक कार्बन है। तो पैरेंट चेन अगर ढूंढने गए हम लोग तो ये मिलेगी पैरेंट चेन। अब बच्चे कई बार पैरेंट चेन में CH3 को बाहर छोड़ देते हैं, वो कहते हैं अच्छा CH3 तो मेथिल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, तो पैरेंट चेन ऐसे ले लेते हैं। ये नहीं भाई, देखो एक बात बताता हूं, पैरेंट चेन में आप पैरेंट चेन को हमेशा उस कार्बन पे खत्म करोगे या शुरू करोगे जिसके आगे कोई और कार्बन या पीछे को और कोई कार्बन मिलने की उम्मीद ना हो। जैसे इस कार्बन के पीछे अब और कोई कार्बन मिलने की उम्मीद नहीं है, तो यानी ये आपका हो सकता है पैरेंट चेन का बिगिनिंग हो। यहां पर पैरेंट चेन खत्म नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे या तो ऊपर कार्बन मिल जाएगा या आगे, तो आप पैरेंट चेन को और आगे लेकर जाओगे मेरे बच्चे, आप एक्चुअल में यहां तक ले जाओगे पैरेंट चेन को, ये पूरा कार्बन में इंक्लूड करोगे। अच्छा, कई बार बच्चे यहां पर कहते हैं अरे सर कार्बन इंक्लूड करना था तो आपने हाइड्रोजन भी ले लिया। मेरे बच्चे आप याद करो एक बात, हम हाइड्रोजन को अगर ले भी लेंगे हमें काउंट कार्बन को ही करना है। तो अब मैं 20 अगर यहां बनाता तो कितना गंदा लग सकता था, तो इसलिए मैंने पूरा ग्रुप ले लिया, लेकिन उसमें काउंट कार्बन को ही करना है। ठीक है, तो अब मेरी जनता आगे अपने को नंबरिंग वगैरह करनी है, तो नंबरिंग फिर से सुनना, नंबरिंग हम उस जगह से करने की कोशिश करेंगे जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। नोटिस करना, यहां से मेथिल पास में पड़ सकता है, अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूं तो मेथिल पास में पड़ सकता है, और अगर मैं दोनों जगह से नंबरिंग करता हूं तो एक बार मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे मेथिल और 4 पे OH है। पर अगर मैं राइट से नंबरिंग करूं, मतलब लेफ्ट से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6, नोटिस करो राइट से लेफ्ट में नंबरिंग करने पर हमारा OH 4th कार्बन पे आ रहा है,
जबकि लेफ्ट से राइट नंबरिंग करने पे OH थर्ड कार्बन पे आ रहा है। मेरे बच्चे फंक्शनल ग्रुप अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आ जाएं तो लोएस्ट सम रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है उस फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना। तो हमारा क्योंकि लेफ्ट से नंबरिंग करने पे थर्ड कार्बन पे OH पहले आ रहा है और राइट से नंबरिंग करने पे फोर्थ कार्बन पे OH बाद में आ रहा है, तो लोएस्ट सम रूल या लोकेंट्स रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले हमें सबसे कम नंबर देना है। अगर मान लो ये रूल फेल हो जाए तब आपको लोएस्ट सम रूल पे या लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल पे जाना है। तो इसलिए यहां पर क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर चाहिए तो नंबरिंग ये नीचे वाली गलत हो जाएगी और ऊपर वाली सही रहेगी। अब बाकी इसको अब आईयूपीएसी नेम देना रह गया है। तो हमारा 5 पर मेथिल लगा है तो इसका आईयूपीएसी नेम देंगे अपन 5 मेथिल। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का रूट वर्ड हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे OH लगा है। OH का फंक्शनल ग्रुप नेम अगर आपको याद ना हो तो ऑल होता है मेरे बच्चे, तो आप बोलोगे 1 ऑल, लेकिन सॉरी 3 ऑल। अब लेकिन ऑल की स्पेलिंग अगर एक वॉवल से स्टार्ट हो रही है O से तो एन का ई आप हटा दोगे तो ये पूरा इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 5 मेथिल हेक्सेन 3 ऑल। याद रखना मेरे बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, ये वाला भूलना नहीं है मेरी जनता, कि फंक्शनल ग्रुप को हम चाहेंगे लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, ठीक है। उसके बाद लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करना है आपको, वो एक सेकेंडरी चीज है फिर, ठीक है। चलो ऐसे ही आगे इस कंपाउंड को अगर हमें आईयूपीएसी नेम देना है, अब देखो इस कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम में क्या इंटरेस्टिंग हो गया। इस कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम में ये इंटरेस्टिंग हो गया मेरे बच्चे कि अब हमारे पास दो दो दरअसल में फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, एक OH भी आ रहा है, एक NH2 भी आ रहा है। OH दरअसल में ऑल फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है, NH2 हमारा अमीन है। अब सवाल ये है कि अगर दो दो फंक्शनल ग्रुप आ गए तब नाम कैसे दिया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो कहानी ये होती है मेरे बच्चे, अगर कभी भी किसी भी कंपाउंड में एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, तो आप अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर को चेक करते हो फंक्शनल ग्रुप का, जो एनसीईआरटी में भी गिवन और जो मैंने आपको पीछे टेबल दी थी वो प्रायोरिटी ऑर्डर में थी, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप का जो प्रायोरिटी है वो दूसरे वाले से ज्यादा है। जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है उसे फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा और दूसरे वाले को नहीं माना जाएगा। फिर दूसरे वाले को नॉर्मल आप सब्स्टिट्यूएंट मान लोगे। और इसीलिए अगर आप एक बात नोटिस करो, ये जो पीछे टेबल थी, इस टेबल में हर फंक्शनल ग्रुप के साथ उनका सफिक्स नेम लिखा तो है पर प्रीफिक्स नेम भी लिखा है, यानी ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह भी काम कर सकते हैं। और हो सकता है मेरी कुछ ऐसी जनता रही हो जिसने ये टेबल अगर नोटिस करी हो तो उसको लगा अरे यार यहाँ तो प्रीफिक्स नेम भी दे रखे हैं, तो इसका मतलब है ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह भी काम कर सकते होंगे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पर कब करेंगे? अगर इनसे ज्यादा प्रायोरिटी का कोई फंक्शनल ग्रुप वहां पर लगा हुआ है, ठीक है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। तो आप नोटिस, एक बात बता दो, हमारे पास इस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो है मेरे बच्चे OH और एक NH2। तो आपको एक बात बताता हूं, OH की प्रायोरिटी NH2 से ज्यादा है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो हम लोग बोलेंगे प्रायोरिटी के बारे में कि OH फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी NH2 से ज्यादा है। तो इसका मतलब है OH को फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, NH2 को नहीं माना जाएगा, NH2 को नॉर्मल एक सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। अब अगर हमें इस कंपाउंड को आईयूपीएसी नेम देना है तो कैसे देंगे? कहानी वही है मेरे बच्चे, बड़ी सिंपल सी। हम लोग क्या करेंगे? पैरेंट चेन ढूंढेंगे। तो पैरेंट चेन में देखो यहां पर ये एक CH3 हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें याद होना चाहिए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ है अगर और एक सिंगल बॉन्ड अलग से बाहर लटक रहा है तो ये हमेशा CH3 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये CH3 हो गया, यहां पर एक कार्बन होगा, यहां पर एक कार्बन होगा, यहां पर एक कार्बन होगा। और नोटिस करना हर कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही होगी कंप्लीट। अगर 4 नहीं हो रही है तो वहां पर जितने भी बॉन्ड बच रहे हैं 4 बॉन्ड बनाने के लिए उतने हाइड्रोजन लगे होंगे। जैसे इस कार्बन के अराउंड देखो 3 बॉन्ड बने हैं, तो इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, बनाने की जरूरत नहीं है आपको। फिर एक कार्बन यहां पर होगा, ये CH3 होगा और ये CH3 होगा। तो ये हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर है। अब इसमें पैरेंट चेन अपने को अगर ढूंढनी है तो मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे बड़े आराम से पैरेंट चेन ढूंढ लेंगे। पैरेंट चेन ये कहेंगे वो ये हो जाएगी। यहां से हमने स्टार्ट करा, याद रखना पैरेंट चेन, सुनना कई बार बच्चे यहां पर क्या करते हैं, पैरेंट चेन यहां से स्टार्ट कर देते हैं डबल बॉन्ड से। नहीं मेरे बच्चे, आपको अभी भी एक रूल बताया ना पैरेंट चेन का, पैरेंट चेन हमेशा ऐसे कार्बन से स्टार्ट करनी है जिसके पीछे या आगे कोई और कार्बन ना हो आपको कनेक्ट करने के लिए। अगर आपने यहां से स्टार्ट किया तो पीछे कार्बन है, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको स्टार्ट मेरे बच्चे यहीं से करना पड़ेगा। फिर आप इधर गए, फिर इधर गए। अब इधर के बाद आपके पास चॉइस है, आप इधर जाओ या इधर जाओ, दोनों जगह सेम सेम कार्बन है तो कहीं भी चले जाओ, मैं इधर चले जा रहा हूं। अगर आप आउट ऑफ रेबेलियस नेचर इधर भी जाओगे तो भी आप देखोगे बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अब हमें इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देने के लिए नंबरिंग और करने की जरूरत है।
तो नंबरिंग किसी एंड से ही करोगे, बीच में से नहीं कर सकते आप नंबरिंग। किसी भी चेन की नंबरिंग अगर आप बीच में नहीं कर सकते तो आप एंड से करोगे, तो या तो इस कार्बन से करोगे या तो इस कार्बन से करोगे या इस कार्बन से। पर समझदार बच्चे समझ गए किसी कार्बन से करें, क्योंकि इस कार्बन से डबल बॉन्ड भी पास में पड़ेगा और OH भी पास में पड़ेगा, और डबल बॉन्ड और OH फंक्शनल ग्रुप है तो वो पास में पड़ना चाहिए। तो नंबरिंग अगर करेंगे तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब हमारे पास सबसे जरूरी चीज पहचानना ये है कि सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से अपने पास। तो एक CH3 है मेथिल, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। और मेरे बच्चे NH2 का नाम अगर आप लोग को ना पता हो तो इसका नाम होता है अमीन, सब्स्टिट्यूएंट का नाम है इसका अमीन। तो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है मेथिल, एक है अमीन। OH फंक्शनल ग्रुप है तो इसका फंक्शनल ग्रुप नाम सेकेंडरी सफिक्स में इस्तेमाल करेंगे ऑल। तो अब अगर मैं इसको नाम देना स्टार्ट करूं मेरे बच्चे, तो इसका नाम कुछ ऐसा हो जाएगा कि हमारे पास 5th कार्बन पे लगा है मेथिल और 4th कार्बन पे लगा है अमीन। तो अल्फाबेटिकली क्योंकि अमीन पहले आ रहा है तो हम सबसे पहले इसको नाम देंगे, तो इसको बोलेंगे 4 अमीन। फिर मेरे बच्चे इसके बाद 5th कार्बन पे मेथिल लगा हुआ है तो 5 पे मेथिल। ये CH3 मेथिल में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि कार्बन अगर पैरेंट चेन में आ गया तो भले चाहे वो CH3 है, आप उन्हें मेथिल नहीं बोलोगे। अब उसको तो कार्बन को पैरेंट चेन में काउंट कर रहे हो ना आप, तो वो तो सीधे हेक्स के अंदर जाएगा। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो जाएगा, हेक्स। अब यहां पर एन नहीं बोलोगे आप, अगर एक भी जगह डबल बॉन्ड आ गया तो आप एन हटाकर उसकी जगह इन लिखते हो, या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन लिखते हो, या दोनों आ गए तो इन आइन लिखते हो। तो यहाँ पे सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो आप हेक्स के बाद 2 के बाद लिखोगे और इन लिखोगे, क्योंकि आपको डबल बॉन्ड की लोकेशन भी बतानी है। तो आपने हेक्स 2 इन लिखा। फिर मेरे बच्चे 3rd कार्बन पे OH लगा है तो 3rd कार्बन पे ऑल लगा है तो आप इसकी लोकेशन दोगे 3 ऑल। लेकिन ऑल की स्पेलिंग एक वॉवल से स्टार्ट हो रही है तो इन की स्पेलिंग का लास्ट वाला ई आप हटा दोगे तो ये इसका पूरा IUPAC नेम हो जाएगा 4 अमीन 5 मेथिल हेक्स 2 इन 3 ऑल। लोकेशन याद रखना, लोकेशन आपको सब बतानी होंगी, लोकेशन के साथ कोई भी मिसिंग नहीं कुछ भी मिस नहीं करना आपको। और इस एग्जांपल से हमने क्या समझा, इस एग्जांपल से मेरे बच्चे अपन ने ये समझा कि अगर कोई भी कंपाउंड ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड करेगी कि कौन सा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा और दूसरा वाला सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। इसीलिए उस टेबल में प्रीफिक्स के नाम भी दिए हुए हैं मेरे बच्चे। ठीक है, चलो अब आगे बात कर लेते हैं। जैसे ये वाला कंपाउंड आ गया तो इस कंपाउंड में पहचानते हैं मेरे बच्चे कहां कहां पे कार्बन है। तो एक कार्बन यहां पर है, 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 यहां पर है। ये CH3 हो जाएंगे अपने। और मेरे बच्चे आपको पता है ये भी CH3 लिख सकते हो आप। अब सबसे पहले पहचानना है कि यहां पर पैरेंट चेन कौन सी है। तो पैरेंट चेन तो यार आपको पता है कि ये हो जाएगी पैरेंट चेन। आप इधर चले जाओ या फिर दरअसल में इधर चले जाते हैं। ठीक है, पैरेंट चेन हो गई। अब पैरेंट चेन ढूंढने के बाद आपको ढूंढना है सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। तो चलो उन पे थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करते हैं मेरे बच्चे। Br एक सब्स्टिट्यूएंट मिल गया ब्रोमो अपने को, CH3 एक सब्स्टिट्यूएंट मिल गया मेथिल अपने को। अब ये CO और ये NH2 फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। अब आपको ये अपने दिमाग पे जोर डाल के सोचना है कि CO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। CO, CHO तो याद है, CHO एल्डिहाइड होता है। CO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो कई बच्चों को याद आ रहा होगा CO फंक्शनल ग्रुप होता है मेरे बच्चे कीटोन, जिसमें कार्बन के आगे भी कार्बन, CO के कार्बन के आगे भी कार्बन होगा, पीछे भी कार्बन होगा। तो CO के कार्बन के आगे भी कार्बन है और पीछे भी कार्बन है। अब ये कार्बन किसी और से लंबी चेन बना रहा है, बनाने दो, लेकिन कीटोन की कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। तो मेरे बच्चे ये कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप है कीटोन और ये है अमीन। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे बच्चे फिर से वही वाली बात कि दरअसल में कीटोन की प्रायोरिटी अमीन से ज्यादा है। अब कीटोन की प्रायोरिटी अगर मेरे बच्चे अमीन से ज्यादा है तो दरअसल में कीटोन काम करेगा एज फंक्शनल ग्रुप। तो मेरी प्यारी जनता ये कीटोन भाई साहब हो जाएंगे फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग ऐसे कार्बन से करनी है जहां से इसको सबसे कम पॉसिबल नंबर मिले। अब यहां पर बच्चे अपना ज्यादा दिमाग चला देते हैं। उनको याद आता है कि हमने रूल ये पढ़ा है कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो इसके लिए वो नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर देते हैं 20 से। वो कहते हैं 1 इसको दे दो। पर मेरे बच्चे यहीं पर मैं आपको बोल रहा हूं कि रूल याद करो यार। रूल ये है कि आपको पैरेंट चेन को नंबरिंग हमेशा किसी एंड से देनी है। मतलब ऐसे कार्बन से जिसके पीछे अब और कोई कार्बन ना हो। मतलब आप उससे पहले किसी और कार्बन को पैरेंट चेन में नंबर नहीं दे सकते। तो अगर आपने यहां से नंबरिंग दी तो इससे पहले वाले कार्बन को आप 0 बोल सकते हो क्या? इससे पहले है ना कार्बन, 0 तो बोलोगे नहीं उसको।
तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपको ये रूल बोला गया है कि यार सब्स्टिट्यूट आपके फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, तो आपने जिस कार्बन पे फंक्शन ग्रुप जुड़ा उसी को 1 बोलना स्टार्ट कर दिया। नहीं नहीं, नंबरिंग हमेशा चेन के किसी एंड से होगी। ठीक है, एंड का मतलब उसके पीछे और कोई कार्बन नहीं होगा चेन में। तो जैसे इसके पीछे और कोई कार्बन नहीं है, तो या तो यहां से कर सकते हो या इसके पीछे और कोई कार्बन नहीं है। ठीक है, तो आप यहां से कर सकते हो। तो नंबरिंग ज्यादा सही कौन सी हुई, यहीं से होगी, क्योंकि यहां से CO वाला कार्बन पास में पड़ेगा, यहां से तो बहुत दूर है भाई। अच्छा, अब ये जितने भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा अभी जो मेसीनेस मच गई इनको हटा देता हूं, क्योंकि मेरा काम था आपको ये बात बताना। मुझे उम्मीद होगी आपको याद तो रहेगा ये, और देखो दिमाग में बैठने से चीजें आएंगी। ठीक है, दिमाग में बैठा लो चीजों को अच्छे से, तो सारी चीजें आपको पकड़ में आती रहेंगी। तो नंबरिंग मेरे बच्चे ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो अब इसे नाम देना है, तो नाम देना स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई हेडेक नहीं, अपने को नाम बड़े आराम से आ जाएगा। नाम क्या आएगा अगर हम लोग देते हैं, तो मेरे बच्चे ये अमीन है, आपको याद होगा 4 पे अमीन है, 3 पे ब्रोमो। तो अल्फाबेटिकली अमीन पहले आता है, तो सबसे पहले 4 पे आपने अमीन बोला मेरे बच्चे। फिर आपने मेरे बच्चे ये ब्रोमो ये मेथिल है, तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा, तो आपने 3 पे बोला ब्रोमो, 5 पे बोला मेरे बच्चे मेथिल। अब 1 से लेकर 6 कार्बन है हमारे पास, तो 6 कार्बन का रूट वर्ड हो गया हेक्स। अच्छा, एक बात और बता दूं, अगर कोई बच्चा ध्यान ना दे रहा हो, कभी भी अगर आपको नंबर से अल्फाबेट को सेपरेट करना है तो आप हाइफन यानी जिसे आप डैश बोलते हैं उसका इस्तेमाल करोगे। पर कई बार ऐसा होगा नंबर को नंबर से सेपरेट करना होगा, तो आप बीच में कॉमा लगाओगे। ठीक है, तो ये हेक्स आ गया। हेक्स के बाद मेरे बच्चे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो आप प्राइमरी सफिक्स लिखोगे 4-इन, और सेकंड कार्बन पे लगाए कीटोन। कीटोन का अगर आपको फंक्शन ग्रुप नाम याद नहीं है तो इसे बोलते हैं ओन मेरे बच्चे। तो ये हो जाएगा 4-इन, और कीटोन लगाए सेकंड कार्बन पे, तो आप बोलोगे 2-ओन। तो ये इस पूरा कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। याद रखना इन सारे एग्जांपल्स को अभी जो मैं बता रहा हूं उनका पर्पस क्या है। उनका पर्पस है आपको ये समझाना कि अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो आपको पहले प्रायोरिटी देखना पड़ता है। जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, और दूसरा वाला कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। और आप जब भी नंबरिंग करोगे इस पैरेंट चेन की जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, आप कोशिश करोगे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, भले ही लोएस्ट सम रूल अभी फॉलो ना हो रहा हो, पहले आप उसको फॉलो करोगे। आप फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करोगे। हाँ, अगर फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देने पर भी कंफ्यूजन हो रहा है, देन आप जंप करोगे सेकंड रूल पे। आपको लोएस्ट सम वाले रूल पे तब जंप करना है फंक्शनल ग्रुप में, अगर फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलने से आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर ना मिल रहा हो। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देते हैं। तो यहां पर देखो हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले पहचानो COH भी है, जाना पहचाना, और OH भी है। दिख रहा है 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, तो इसमें अपने को प्रायोरिटी सोचनी पड़ेगी किसकी ज्यादा है। तो मेरे बच्चे आपको याद होगा जो टेबल अपन ने पढ़ी थी उसमें तो COH सबसे पहले प्रायोरिटी पे था। तो प्रायोरिटी के बारे में अगर बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों को याद आ रहा होगा कि COH जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी प्रायोरिटी तो OH से बहुत ज्यादा है। OH कहीं 90 नंबर पे था। ठीक है, और COH फर्स्ट नंबर पे है भाई। फर्स्ट COH की प्रायोरिटी वन ऑफ द मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। अब इसमें वही वाला काम बचा अपने पास, पैरेंट चेन ढूंढो वगैरह वगैरह वगैरह। तो पैरेंट चेन में COH वाला कार्बन तो जरूर आना चाहिए, फिर ये यहां पर रुकेंगे नहीं, क्योंकि देखो जिस तरह से नंबरिंग उस कार्बन से करी जाती है जिसके पीछे कोई कार्बन ना हो, इसी तरह से चेन उस कार्बन पे खत्म करी जाती है जिसके आगे कार्बन मिलना बंद हो जाए। आप यहां पे कार्बन खत्म नहीं कर सकते कि यहां पे OH जुड़ा फंक्शनल ग्रुप मिल गया खत्म, नहीं, इसके आगे भी एक और कार्बन है, तो आप जाओगे आगे तक मेरे बच्चे। इसके आगे क्योंकि कार्बन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बात सोचो, चेन आपको ढूंढनी है ना यार, तो चेन किस जगह पर खत्म होती है, जहां पर चेन को जोड़ने वाले लिंक खत्म हो जाए। अगर लिंक आगे मिलेंगे तो आप आगे चेन में जाते चाहोगे ना। तो इस रूल को अगर आप याद रखोगे तो चेन ढूंढने में कम गड़बड़ होंगी। जो बच्चे चेन ढूंढने में सिली मिस्टेक करते हैं वो इन्हीं रूल्स की वजह से करते हैं, क्योंकि उन्हें ये रूल्स क्लेरिफाई नहीं करे जाते हैं। तो हम जब अपने कॉमन सेंस से वहां ढूंढ रहे होते हैं तो कई बार हमसे ऐसी गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए इन रूल्स को ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल क्या बोला, पैरेंट चेन हमेशा या तो उस कार्बन से स्टार्ट होगी और उस कार्बन पे खत्म होगी जिसके पहले कोई कार्बन नहीं है, और उस कार्बन पे खत्म होगी जिसके आगे अब कोई कार्बन नहीं है। ठीक है, बाकी इसके अलावा सारे रूल फॉलो करने की पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप जरूर होना चाहिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो वो जरूर होने चाहिए। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं सबसे ज्यादा आ रहे हैं तो वो जरूर होने चाहिए, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। ये सारे रूल तो जरूर फॉलो होने चाहिए। अब इसके बाद हमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप क्योंकि COH है तो उसके कार्बन से करेंगे। ये हो गया नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5।
अब OH अब हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब OH सब्स्टिट्यूएंट का यार अपने को वो पता होना चाहिए कि ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका प्रीफिक्स नेम क्या है। तो OH कभी भी एज सब्स्टिट्यूएंट अगर काम करे तो इसका प्रीफिक्स नेम मेरे बच्चे हाइड्रोक्सी होता है। ये टेबल में भी लिखा है, टेबल इसलिए दी है कि आप याद करो, लेकिन मुझे भी भरोसा है आप याद नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि जब मैं आपकी उम्र का था मैंने भी याद नहीं करी थी और याद करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। रीजन ये था कि आप प्रैक्टिस करते करते ना ये सारी चीजें आपको मेमोराइज हो जाती हैं। नाम ही तो है, प्रैक्टिस करोगे तो आएंगे, और ये आपको अच्छे खासे प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम ही आते रहेंगे, नाम से स्ट्रक्चर आपको सोचने होंगे, तो ये सब याद होता रहता है। लेकिन अपनी तरफ से एक बार आपके पास टेबल तो लिखी होनी चाहिए ताकि आप जज कर सको बड़े आराम से। फिर आप देखो, तो हमारे पास 4 पे हाइड्रोक्सी लगा है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को नाम दो। अब हाइड्रोक्सी के अलावा और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का कोई झोल नहीं सोचना अपने को। 4 हाइड्रोक्सी हो गया। 5 कार्बन का रूट वर्ड, 5 कार्बन का रूट वर्ड हो जाएगा पेंट। अब इन पांचों के बीच में मेरे बच्चे सब सिंगल बॉन्ड है, तो एन, और 1 पे लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे आप ओइक एसिड बोलोगे, ठीक है। देखो आपको याद होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 सब्स्टिट्यूएंट नाम थे ना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और ओइक एसिड। इन जनरल आप ओइक एसिड लेके चलते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड कब लेना है मैं आपको बताऊंगा, मैंने बोला था पहले भी। तो इन जनरल आप अभी ओइक एसिड लेके चलोगे, तो आप इसे 1 ओइक एसिड बोलोगे ना तो भी चलेगा। लेकिन आपको पता है कि अगर फर्स्ट कार्बन पे ओइक एसिड लगा है तो आप 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। और क्योंकि ओइक एसिड की स्पेलिंग ओ एक वॉवेल से स्टार्ट हो रही है, तो ई हटा दोगे आप एन का और सीधे इसके आगे आप ओइक एसिड लिख सकते हो, ये भी चलेगा, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईपीसी नेम, जो मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद मतलब दिमाग में बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं इसको समझने में। अगला है मेरे बच्चे ये कंपाउंड COCl आ गया। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, स्कूल में आप लोग कई बार ऐसा करते हो कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रैक्टिस करते हो, अल्कोहल की प्रैक्टिस करते हो, एल्डिहाइड की करते हो, और एसिड क्लोराइड की भूल जाते हो। एंड फिर अक्सर जो टीचर हैं वो जानते हैं कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह तो बड़ी प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, लेकिन आप एसिड क्लोराइड को भूल जाते हो, तो बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है कि आपको इसका सफिक्स नेम याद ही ना हो, और वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे देंगे इसका आईपीसी नेम होगा, बड़ा सिंपल सा, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम ना याद होने की वजह से आप इसको गलत कर दोगे। तो इसीलिए इन सारी चीजों को भी ध्यान रखना कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उन्हें ऑलमोस्ट 100% ही खत्म करो, कोशिश करने की, मतलब जो चीजें आप समझते हुए चल रहे हो, ठीक है, वो पूरी तरह से उनको ना पैक डाउन कर दो, खत्म कर दो पूरा, ठीक है। चलो अब इसमें देखो, इसमें भी वही है, COCl आ गया, सब्स्टिट्यूएंट है, पहचान गए, ऑयल क्लोराइड, ठीक है। अब इसमें पैरेंट चेन देना है। पैरेंट चेन क्या हो जाएगा, अगर पैरेंट चेन ढूंढे तो आप, ये हमारा फंक्शन ग्रुप है, इससे स्टार्ट हुआ, यहां गए, नीचे गए तो एक ही कार्बन मिलेगा, आगे गए तो 2 कार्बन मिलेंगे, तो समझदार बच्चे जानते हैं आगे जाना समझदारी होगा। फिर इसके बाद मेरे बच्चे नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हम करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े, तो फंक्शनल ग्रुप क्योंकि यहां से पास में पड़ रहा है तो यहां से नंबरिंग करेंगे, इसे नंबर 1, इसे नंबर 2, इसे नंबर 3, इसे 4, इसे 5। अच्छा एक बात बता दूं, नंबरिंग सिर्फ पैरेंट चेन के कार्बन की करनी है, ऐसे नहीं कि ये कार्बन बाहर लटक रहा है तो इसका भी आपने नंबरिंग कर दिया, नहीं। अब इसके बाद ये पहचान लो ये कौन से सब्स्टिट्यूएंट है भाई साहब, ये सब्स्टिट्यूएंट है CH3, जिसे अपन बोलते हैं मेथिल, जो कि दरअसल में 3rd कार्बन पे लगा है। तो 3rd कार्बन पे लगा होने की वजह से इसका नाम क्या आ जाएगा, तो आप सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को नाम दोगे, इसे बोलोगे 3 मेथिल, और 5 कार्बन का रूट वर्ड है तो आप बोलोगे पेंट, इनके बीच में सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, और COCl को याद रखो क्या बोलते हो आप, COCl को आप बोलते हो ऑयल क्लोराइड। तो ऑयल क्लोराइड की स्पेलिंग O से स्टार्ट हो रही है, तो आप ऑयल क्लोराइड लिख दो और एन की स्पेलिंग का ई हटा दो, तो ये हो गया मेरे बच्चे। अच्छा अब एक बात बताता हूं, हो सकता है एज स्टूडेंट आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा हो कि जब हम लोगों ने इस कंपाउंड में पैरेंट चेन ली, पैरेंट चेन में O और Cl क्यों नहीं लिया, ठीक है, ऐसे यहां पर हमने ये O और OH क्यों नहीं लिया, क्योंकि पूरा फंक्शन ग्रुप तो ये है। तो मेरे बच्चे आप याद करो, पैरेंट चेन में हमें कार्बन लेने होते, अब COH में कार्बन हमने ले लिया ना, तो काम खत्म हो गया हमारा, कार्बन ले लिया ठीक है, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि ये पूरा ग्रुप अपने आप में COH है, तो इसका एक ग्रुप का कार्बन लेने का मतलब आपने पूरा ग्रुप ले लिया, ठीक है, इस ग्रुप में कार्बन था, आपने कार्बन लिया तो मतलब पूरा ग्रुप लिया है आपने। ऐसे यहां पर COCl था, सिर्फ C ले लिया, इसका मतलब है पूरा ग्रुप आपने पैरेंट चेन में ले लिया है। आपके ऐसे डब्बा बना देने से वो थोड़ी आ जाएगा, आपके कार्बन लेने से ही पूरा ग्रुप आ जाएगा पैरेंट चेन में मेरे भाई, ठीक है, ये बात तो समझो। चले ऐसे ही अब देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, इसका आईपीसी नेम देना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके स्कूल एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, आप जब प्रैक्टिस शीट्स फॉलो करोगे, ठीक है, उनमें भी पूछा जाएगा, हियर एंड देयर बहुत पूछा जाता है। इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सही से बनाना चाहूंगा, क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसे कई बार आपको दिया जा सकता है जो आपको बड़ा डरावना लगे,
तो आपको मैं बता देता हूँ कहाँ का कार्बन होगा भाई। यहाँ पे कुछ नहीं बना है तो यहाँ कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। जिन कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं उनमें कोई हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है, पर जिनके पूरे नहीं हुए हैं तो जितने भी बॉन्ड इनकम्प्लीट है, 4 से जितने भी कम है उतने हाइड्रोजन लगाओ, 4 से जितने भी कम है। तो देखो इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो गए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें कोई हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही आपको हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है तो आपका दिमाग तुरंत घंटी बजाएगा कि देखो जाना बचाना स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बन के 2 ही बॉन्ड बने तो इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड बन गए तो इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे भी एक कार्बन है, इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुके हैं, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस कार्बन के 2 ही बॉन्ड बने हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4। तो अब ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया था, मैं इससे बनाना चाहता हूं इसका थोड़ा सा कंडेंस स्ट्रक्चर। तो कंडेंस स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? सबसे पहले ये वाला जो COOH है ये CH2 से जुड़ा है, तो मैं काम करता हूं ऐसे बना दूं CH2 और इससे जोड़ दूं COH। ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे आपको बेंट शेप में बनाना, आप नीचे भी बना सकते हो। दरअसल में जब कभी भी आप बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो तो आपको ये इस बात का ज्यादा ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कहां पर बॉन्डेड है, रादर देन उनका शेप कैसा है। शेप तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से निकालते हैं। आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने टाइम बस इस बात का ध्यान रखना है जो चीज जहां बॉन्ड है, जिस एटम से बॉन्डेड है वहीं रहे। तो ये COH भाई साहब इस CH2 से बॉन्डेड है, हमने इसे CH2 से बॉन्डेड कर दिया। ये CH2 आगे CH से बॉन्डेड है, हमने इसे CH से बॉन्ड कर दिया। ये CH आगे COH से बॉन्ड है, इसे हमने नीचे बॉन्ड कर दिया। इस CH के आगे की कहानी CH2 से जुड़ी है तो CH2 से जोड़ दिया। ये CH2 आगे COH से जुड़ा है, हमने इसे जोड़ दिया। तो कई बार ऐसा स्ट्रक्चर भी आपके एग्जाम में बना होकर आ सकता है। अब ये स्ट्रक्चर अगर आ गया तो इसका IUPAC नेम कैसे देंगे? तो नोटिस करना इस स्ट्रक्चर के साथ एक झमेला है, और झमेला ये है कि आप इस स्ट्रक्चर में पैरेंट चेन कोई भी चूज करो, एक COH पैरेंट चेन में नहीं आएगा। जैसे अगर आपने ये रूल फॉलो करा कि पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप जरूर आने चाहिए और पैरेंट चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, तो 5 कार्बन की चेन ली और इनमें फंक्शनल ग्रुप भी आ रहे हैं, पर ऐसा करने के बावजूद भी मेरे बच्चे एक COH पैरेंट चेन से छूट जाएगा। और अगर एक भी COH पैरेंट चेन से छूट गया तो वो बुरा नहीं मान जाएगा कि आप बाकियों को तो मानोगे फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप जरूर आना चाहिए ना। तो यानी जो COH पैरेंट चेन में आ रहे हैं वो तो फंक्शनल ग्रुप है, जो पैरेंट चेन में नहीं आ रहा है वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो यार सेम ग्रुप एक टाइम पर फंक्शनल ग्रुप भी कैसे हो सकता है और सब्स्टिट्यूएंट भी कैसे हो सकता है? तो IUPAC गॉट पजल्ड कि यार अब क्या करें। तो उन्होंने बड़ा सिंपल सा रूल बताया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे कभी डिलेमा आए, ऐसी सिचुएशन कभी आए कि सेम ग्रुप आप कितनी भी कोशिश कर लो वो हर बार फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं कर सकता। वो अगर किसी जगह पे फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, किसी जगह पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह, तो आप एक काम करो, सबको आप पैरेंट चेन में लो ही मत, पर मानो सबको फंक्शनल ग्रुप। पैरेंट चेन में अब इनमें से किसी को भी नहीं लेंगे, ठीक है? तो पैरेंट चेन में अगर इनमें से किसी को भी नहीं लेंगे तो आप पैरेंट चेन में सिर्फ इन 3 कार्बन को लोगे। इस रूल को बोलते हैं, मतलब ऐसे ही मैंने बनाया हुआ ये कि आप इस रूल को ऐसे बोलते हो, ऑल इन और ऑल आउट। या तो सारे फंक्शनल ग्रुप पैरेंट चेन में आए सेम टाइप के, या एक भी ना आए। तो हमने सारे आ ही नहीं सकते थे, पॉसिबल ही नहीं था। अब पता लगे कोई ज्यादा दिमाग लगाने लगे, सर ऐसे कर दे, ये करे ये करे ये करे ये करे। अरे ये ऐसे कोई चेन थोड़ी होती है, ठीक है? आप एक बार जिस कार्बन को क्रॉस करके उस कार्बन पे वापस नहीं जा सकते, तो आप इस कार्बन से नीचे अगर चले गए तो यहां वापस जाकर इधर नहीं जा सकते आप, ठीक है? वो अलाउड नहीं है। तो इसलिए आप पैरेंट चेन में ये 3 कार्बन लोगे, नंबरिंग आप कहीं से भी कर लो। पर अब यहां आएगा बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस। अभी तक नोटिस करो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड थे अपने पास, उनका कार्बन पैरेंट चेन में हम काउंट कर रहे थे, चाहे ये वाला केस हो चाहे इससे पहले जो पढ़ा था वो हो। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस कार्बन का पैरेंट चेन, इस कार्बन का मतलब ये जो हमारा COH है, सॉरी, इस COH का कार्बन पैरेंट चेन में नहीं आ रहा है। इस COH का कार्बन भी पैरेंट चेन में काउंट नहीं आ रहा है, जुड़ा है पैरेंट चेन के कार्बन से पर पैरेंट चेन में काउंट नहीं हो रहा। तो अब यही वो केस है जो मैं आपको बोल रहा था कि ओइक एसिड की बजाय जो प्रीफिक्स नेम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा था वो कब इस्तेमाल करना है। तो याद रखना, कभी भी COH का कार्बन अगर पैरेंट चेन में काउंट ना हो पर वो काम करे एज फंक्शनल ग्रुप, तो ऐसे COH का नाम दिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये COH है तो फंक्शनल ग्रुप, पर ये कार्बन, इनके अपने कार्बन पैरेंट चेन में काउंट नहीं हो रहे, और इनके अपने कार्बन पैरेंट चेन में काउंट नहीं हो रहे, तो आप मेरे बच्चे इन्हें बोलोगे दरअसल में कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका नाम दोगे सफिक्स नेम, आप ओइक एसिड नाम नहीं दोगे आप इन्हें। ये बात ध्यान रखना, कब? अगर COH का कार्बन पैरेंट चेन में ना काउंट हो। फिर से फोकस मिस तो नहीं हो गया, फोकस भूल तो नहीं गए थे? तन के बैठ जाओ, एकदम कमर सीधी कर लो आराम से, ठीक है? चलो, तो अब देखो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो हमारा रूट वर्ड सीधे स्टार्ट होगा प्रोप।
अब पहले कार्बन, दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, तीनों पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हैं, तो 1, 2, 3, अच्छा सॉरी एक चीज तो मैं भूल ही गया, सब में सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन तो लगाओगे, फिर 1, 2, 3 तीनों पे क्या लगे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1, 2, 3 सारे नंबर बोलोगे, 3 बार लगाए तो ट्राई एफिक्स भी बोलोगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड आप इनका नाम दोगे ओइक एसिड नहीं, तो आप इसका नाम दे दोगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्योंकि टी एक कॉन्सोनेंट है तो एन का ई हटाने की जरूरत नहीं है, तो इस पूरे कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अगर आपको लगा हो कि ये थोड़ा सा फास्ट हो गया तो आप ना यूट्यूब पे एक ऑप्शन भी है 0.75 पे देखो, और हर बात को ना ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं बड़े आराम से और आपको बनाने भी होंगे। अब आ जाते हैं यार साइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर पे। तो एक बात बताता हूं, साइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में बस आपको एक बात का ध्यान रखना है और बहुत सिंपल सा है, वो ये कि आप रूट वर्ड के नाम के पहले साइक्लो वर्ड और ऐड कर देना, बशर्ते साइकिल ही पैरेंट चेन हो, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना आपको, सिंटेक्स में अगर मैं बात करूं, सिंटेक्स में साइक्लिक कंपाउंड का जो सिंटेक्स आएगा, अगर साइकिल पैरेंट चेन है, इफ साइकिल इज पैरेंट चेन के रूल्स फॉलो करने चाहिए साइकिल को बस, ठीक है। तो सिंटेक्स मेरे बच्चे वही आएगा, सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा, प्रीफिक्स के बाद और रूट वर्ड के पहले साइक्लो वर्ड आ जाएगा, फिर अब की बार रूट वर्ड आएगा, फिर हमारा प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद मेरे बच्चे सेकेंडरी सफिक्स। दिमाग में घंटी बची, मतलब कुछ नहीं करना, रूट वर्ड के पहले साइक्लो ऐड कर देना है। अब जैसे मान लो इस कंपाउंड को आईपीसी नेम देना है, तो यार पहले तो एक बात बता दो, ये कंपाउंड आपको ना ऐसे बनकर आएगा, मैंने आपकी सहूलियत के लिए ऐसे बना दिया है। अब सुनने एक और बात, एक और गलती जो बच्चे बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा ही करते हैं, कि जब कभी भी 6 मेंबर की रिंग बनकर आती है तो स्टूडेंट थिंक्स कि ये बेंजीन है मेरे भाई, नहीं नहीं, ये बेंजीन तब तक नहीं बनेगा जब तक ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड ना है, तो इसमें नहीं है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड यार, तो दिस इज नॉट बेंजीन, ये बेंजीन नहीं है, ये सिर्फ 6 मेंबर की एक रिंग है जिसमें CH3 लगा हुआ है। अब आपको इस कंपाउंड का आईपीसी नेम देना है मेरे बच्चे, तो एक्चुअल में 6 मेंबर की रिंग, मतलब ये 6 कार्बन नंबर वाइज ज्यादा और बाहर एक कार्बन है बस, तो पैरेंट चेन में सुनना, पैरेंट चेन अगर साइकिल अगर आ गई है तो पैरेंट चेन में या तो सारे कार्बन साइकिल में होंगे या उसके बाहर होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाहर वाले कार्बन को भी काउंट करने लगो पैरेंट चेन में, नहीं नहीं। तो आप यहां पर पैरेंट चेन में सिर्फ किन कार्बन को काउंट करोगे मेरे बच्चे, जो साइकिल में, क्योंकि 6 है ना वो, और बाहर तो बस एक है, तो आप इन कार्बन को पैरेंट चेन में काउंट करोगे। अब क्योंकि इन कार्बन में पैरेंट चेन ये होगी तो नंबरिंग नहीं है पैरेंट चेन की, तो आप नंबरिंग वहां से करोगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े, तो आपने इसको नंबर दे दिया 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6, तो आप मेरे बच्चे 1 पे क्या लगा हुआ है, मेथिल, सो सब्स्टिट्यूएंट को आपने प्रीफिक्स को नाम दिया, बोला 1 मेथिल, 1 मेथिल के बाद प्रीफिक्स के बाद साइक्लो आएगा रूट वर्ड के पहले, तो 1 मेथिल फिर साइक्लो, ठीक है। साइक्लो के बाद मेरे बच्चे रूट वर्ड, 6 कार्बन का रूट वर्ड हेक्स, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। कुल मिला के याद ये रखना है कि अगर साइकिल पैरेंट चेन है तो रूट वर्ड के पहले साइक्लो वर्ड आ जाएगा, पर इसका मतलब ये भी है कि हमेशा साइकिल ही पैरेंट चेन में से जरूरी नहीं है। तो कब क्या केस आएंगे इन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ऐसे और तगड़े तगड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज मैंने आपको ये बता दिया कि फंक्शनल ग्रुप को आईयूपीएसी नेम कैसे देते हैं, उनमें कितने भी इफ एंड बट्स आ सकते हैं, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड की ही तरह आपको याद होगा कुछ और भी कंपाउंड्स, कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप ऐसे थे जिनके दो दो नाम थे, तो आप समझ गए होंगे उनके दो दो नाम क्यों हैं। जैसे CHO का नाम एक बार अल है, एक बार कार्बल्डिहाइड। अल तब इस्तेमाल करना है अगर CHO का कार्बन पैरेंट चेन में है, जैसे COH अभी पैरेंट चेन में था तो ओइक एसिड बोला, ठीक है, यहां पर भी था तो ओइक एसिड बोला, पर जब नहीं है तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बोला। ऐसे ही यहां पर भी ये रूल फॉलो करना, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये वाला। ऐसे यहां पर भी फॉलो करना कि अगर CHO का कार्बन पैरेंट चेन में आए तो अल, नहीं आए तो कार्बल्डिहाइड। ऐसे यहां पर आपको देखो, आप समझ गए, दिमाग चल रहा होगा, देखो सब में कार्बन होगा, जितने भी दो दो नाम है ना उनमें मोस्टली में कार्बन है। तो CONH2 अगर है, अगर CONH2 का कार्बन पैरेंट चेन में है तो अमाइड, नहीं है तो कार्बोक्सामाइड। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर इसका कार्बन पैरेंट चेन में काउंट हो रहा है, पैरेंट चेन के कार्बन का पार्ट है, तो ओइक एसिड नहीं हो रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसलिए दो दो नाम दिए थे, बाकी प्रीफिक्स नेम आप समझ गए क्यों दिए गए। और ये जो हमारा एस्टर है इसका नाम देने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो अगली क्लास में अपन
हम लोग दरअसल में जो अपने क्या नाम है साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनके और जितने इफ एंड बट्स हैं उनको भी पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे कि कब साइकिल को पैरेंट चाइल्ड लेना होता है, कब साइकिल को नहीं लेना होता, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और उसी के साथ अपन मूव करने की कोशिश करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम कैसे देते हैं। तो अगली क्लास में मुझे उम्मीद है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नाम तक सारी कहानी अपन खत्म कर लेंगे। उसके बाद एक लेक्चर लगेगा बेंजीन और उसके डेरिवेटिव को नाम देने में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा, फिर अपन पहुंच जाएंगे आइसोमेरिज्म पर, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ेंगे। बाकी आज के लेक्चर में इतने रखते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको पकड़ में आई होंगी, चीजें समझ में आई होंगी। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा मिली है जो आपके लिए बहुत काम की है, तो यार अपना अफेक्शन शो करने के लिए जरूर सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना, लाइक बटन प्रेस कर देना, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आप मुझ तक पर्सनली रीच आउट करना चाहते हो तो मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स और मुझ तक रीच आउट करने के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी अपनी कोई भी इशू, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे टैग करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा अपने जितना भी टाइम अवेलेबल है उसके साथ कि आपकी वो सारी क्वेरीज मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाऊँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में भाई, तब तक के लिए जम के पढ़ाई करते रहो, रिविजन करते रहो और जो भी डाउट्स आते रहे उन्हें जरूर डिस्कस करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।